हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो करेंट अफेयर से संबंधित होगा और 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स सहित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वार्षिकी परीक्षा मंथन मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। यह 25 जुलाई तक का अपडेटेड मैगजीन है और इसमें विभिन्न सेक्शन के तहत पूरे एक साल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में इसमें विभिन्न घटनाओं का जिक्र किया गया है। तो हम लोग परीक्षा मंथन मैगजीन की वार्षिकी शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में जो बेसिकली डिस्कस किया जाएगा वह बिहार करेंट अफेयर, नेशनल करेंट अफेयर और इंटरनेशनल करेंट अफेयर प्लस इकोनॉमी, ये 4 सेक्शन आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा जो कि परीक्षा मंथन मैगजीन की वार्षिकी सीरीज के तहत आता है। देखिए, जो परीक्षा मंथन मैगजीन की जो वार्षिकी मैगजीन है इसके अंतर्गत कई सारे ऐसे सेक्शन दिए गए हैं जो पूर्व में मैं विभिन्न प्रतियोगिता जो मासिक पत्रिका आती है उसके अंतर्गत मैं डिस्कस कर चुका हूं, चाहे वह प्रतियोगिता दर्पण हो या फिर बिहार करेंट अफेयर हो, इन सभी में डिस्कस किया जा चुका है या पूर्व में जो परीक्षा मंथन डिस्कस किया गया है उसमें डिस्कशन हो चुके हैं। तो वैसे सेक्शन को इसमें स्किप किया गया है, ठीक है, और उन सेक्शन को ही शामिल किया गया है जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए और पूर्व में डिस्कस नहीं किए गए हैं। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसका अगर पीडीएफ आपको परचेज करना हो तो इसका पीडीएफ के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी एक नंबर पे कॉल या मैसेज करके इसके पीडीएफ के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो कि वार्षिकी मैगजीन के तहत एक महत्वपूर्ण खंड है। प्रधानमंत्री एफएमई योजना में बिहार प्रथम स्थान पर है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री एफएमई योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री एफएमई योजना RS 10,000 करोड़ परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2021 से 24-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना। तो आप लोग याद रखेंगे PMFME, प्रधानमंत्री MFE योजना में बिहार पूरे भारत में नंबर 1 पे है। दूसरा है, हाल ही में बिहार स्कैन एंड शेयर QR कोड सुविधा का प्रयोग कर सर्वाधिक ऑनलाइन OPD पंजीकरण दर हासिल करके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रथम स्थान पर है। कौन? बिहार राज्य। कैनाल बैंक्स और ऊर्जा परियोजना, कैनाल बैंक्स और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा और कहां पर किया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना जिले में किया गया है। कैनाल बैंक्स और ऊर्जा जो परियोजना है वह जल जीवन हरियाली मिशन का एक हिस्सा है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, इसको कैबिनेट के द्वारा अप्रैल 2025 ईस्वी में मंजूरी प्रदान की गई है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना यानी कि इसके तहत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन तक प्रवाहित किया जाएगा। मेची जो है वह महानंदा की एक सहायक नदी है, ठीक है। मार्च 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में अगर देखा जाए तो पूर्णिया जो प्रमंडल है वह इससे प्रभावित होगा। अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज विशेष रूप से लाभान्वित होंगे और मेची महानंदा की सहायक नदी है। तो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना कैबिनेट के द्वारा अप्रैल 2025 में कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। मार्च 2029 तक इसे पूरा किया जाएगा। इसके तहत कोसी के जो अतिरिक्त जल है उसे मेची नदी जो कि महानंदा की सहायक नदी बेसिन है उसे वहां तक लिंक किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, 24 फरवरी 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है। यह जिला महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 24 फरवरी 2025 ईस्वी को PM किसान योजना की 19वीं किस्त बिहार के किस जिले से जारी की गई? तो आप क्या बताएंगे? भागलपुर। अगला है बोध गया मंदिर अधिनियम 1949, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर अभी बोध गया जो महाबोधि मंदिर है वहाँ पर काफ़ी संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 जो है इसमें यह कहा गया है कि जो बोध गया में महाबोधि मंदिर है तो महाबोधि मंदिर का जो ट्रस्ट समिति जो है उसमें बौद्ध के साथ साथ हिंदुओं की भी दखलंदाजी होगी, यानी कि महाबोधि मंदिर जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है इस पर नियंत्रण हिंदुओं
लोगों का भी होगा। और यही जो पॉइंट है वह बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत एक विवाद का कारण बना हुआ है और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर याचिका भी दायर की गई है और सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करने के लिए राजी भी हो गया है। इस अधिनियम में अब प्रावधान किया गया है कि इस मंदिर का प्रबंधन हिंदू एवं बौद्ध दोनों मिलकर करेंगे। महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि महाबोधि मंदिर अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, तो 1949 ईस्वी में। विवाद का कारण आप लोग समझ चुके हैं। अगला है 24 फरवरी 2025 को पीएम ने बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किया है। बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा यह जयनगर से समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर होते हुए पटना तक चलेगी। पहली नमो भारत रैपिड रेल सितंबर 2024 में अहमदाबाद और भूज के बीच में शुरू हुई थी। यह है बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा जयनगर से पटना तक, और भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा सितंबर 2024 ईस्वी में अहमदाबाद और भूज के बीच में। सीएम ने क्यूल नदी पर 49 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है। कौन से नदी पर? क्यूल नदी पर। यह जो पुल होगा वह लखीसराय को क्यूल से जोड़ेगा। क्यूल बेसिकली गंगा की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है वह छोटा नागपुर का पठार है। वर्ष 2025 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो मैथिली भाषा के लिए नेहा झा मनी को प्रदान किया गया है, बनारस आ हम के लिए। पद्म पुरस्कार अगर बिहार को देखा जाए तो पद्म पुरस्कार 2025 जो है वह बिहार के 7 लोगों को दिया गया है। 7 लोगों में से पद्म विभूषण एक लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण 1 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 5 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को, पद्म भूषण सुशील मोदी को और पद्मश्री किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, निर्मला देवी, डॉक्टर हेमंत कुमार और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को, यानी कि 5 लोगों को बिहार से पद्म अवार्ड प्रदान किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण, इसमें बिहार ने टोटल 36 पदक जीते हैं। ठीक है, 7 + 11 + 18। इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया था। ये जो 7 + 11 + 18 है, यानी कि 7 जो है स्वर्ण पदक और ये जो है रजत और 18 कांस्य पदक। ठीक है, टोटल 36 पदक। इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया था, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय एवं भागलपुर में। फरवरी 2025 में बिहार के किस कला को जीआई टैग मिला है? तो गया जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जनवरी 2025 में बिहार के कितने जिलों में तारामंडल बनाने का निर्णय लिया गया है? जनवरी 2025 में बिहार के 3 जिलों में तारामंडल बनाने का निर्णय लिया गया है। उसमें जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी, ये 3 जिले शामिल हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर पटना में कितने रुपये की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है? तो 800 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है गृह मंत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 ईस्वी के बीच में इसका आयोजन किया गया है। राजगीर में इसका आयोजन हुआ है। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है गुड़िया। भारत ने चीन को हराकर महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का विजयी खिताब जीता। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, इसका आयोजन 27 अगस्त से 7 सितंबर 2025 ईस्वी के मध्य में हुआ था। राजगीर में इसका आयोजन किया गया था। जो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 है वह एक एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा 2011 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक आयोजन है। इसमें प्रतिभागी देश भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया एवं चीन शामिल हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में उत्तराखंड में किया गया। 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या था? मौली। ठीक है, प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया और दूसरा स्थान हरियाणा ने। बिहार ने 29वां स्थान प्राप्त किया और बिहार ने टोटल 12 पदक जीता, यानी कि 12 पदक के साथ बिहार 29वें स्थान पर 38वें राष्ट्रीय खेल में रहा है। अगला जो 39वां राष्ट्रीय खेल होगा उसका आयोजन 2026 ईस्वी में मेघालय में किया जाएगा। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर से भी आप लोग जुड़ जाएंगे। अगला है बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025।
22-23 फरवरी 2025 के मध्य मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर स्थित खेल भवन में इसका आयोजन किया गया है। जिला खेल विभाग यानी कि मुजफ्फरपुर जिला खेल विभाग एवं बिहार वुशु एसोसिएशन के तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर विजेता टीम रही है बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 में। अगला है सेपक टकरा विश्व कप 2025, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेपक टकरा विश्व कप 2025, ठीक है, पटना में इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय पुरुष टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय दल ने टोटल 7 पदक जीता है और चौथे स्थान पर भारत रहा है, पहले स्थान पर थाईलैंड रहा। तो सेपक टकरा विश्व कप 2025 जिसका आयोजन पटना में किया गया, इसमें भारतीय पुरुष टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक पहली बार जीता है। भारतीय दल ने टोटल 7 पदक जीता और इसी के साथ भारत इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहा है और प्रथम स्थान पे थाईलैंड रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसका शुभंकर गज सिम्हा है। इसका थीम क्या है? खेल से देश, खेल से विकास। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का थीम है। इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया था, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया एवं भागलपुर। बिहार के इन 5 जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। कौन से 5 जिले? पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया एवं भागलपुर। इसमें प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र रहा, दूसरे स्थान पे हरियाणा और बिहार जो है 15वें स्थान पे रहा 36 पदक के साथ में, ठीक है। अगला है नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। अगला है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 2025 को 2025 के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें मधुबनी स्थित मोतीपुर पंचायत को भी यह पुरस्कार दिया गया है क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए, ठीक है। तो मधुबनी स्थित मोतीपुर पंचायत को किस लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मैथिली का जो अवार्ड है वह नेहा मणि झा को प्रदान किया गया काव्य संग्रह बनारस आ हम के लिए। हिंदी का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 है वह पार्वती तिर्की को दिया गया है कविता संग्रह फिर उगना के लिए। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अद्वैत कोतारी को दिया गया है उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध के लिए। और उर्दू का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वह नेहा रुबाब को प्रदान किया गया है। अगला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मैथिली के लिए मुन्नी कामत को दिया गया है चुक्का के लिए। हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को दिया गया है एक बातें 12 के लिए। और उर्दू के लिए गजनफर इकबाल को कौमी सितारे के लिए प्रदान किया गया है। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मैथिली के लिए मुन्नी कामत को चुक्का के लिए, हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ला को एक बातें 12 के लिए और उर्दू के लिए यह पुरस्कार गजनफर इकबाल को दिया गया है कौमी सितारे के लिए। अगला है पद्म पुरस्कार 2025। पद्म पुरस्कार 2025 टोटल 139 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से बिहार के 7 लोग शामिल हैं। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, लेकिन इसमें क्षेत्र ऐड कर दिया गया है, तो इसे आप लोग जरूर याद करें, ठीक है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि किशोर कुणाल को किस क्षेत्र में पद्म अवार्ड दिया गया, ठीक है, तो इसे आपको याद रखना जरूरी है। तो कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिनमें बिहार के 7 लोग शामिल हैं। 7 लोगों में पद्म विभूषण 1 लोग को दिया गया, डॉक्टर शारदा सिन्हा को कला क्षेत्र में। पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। पद्म श्री किशोर कुणाल को दिया गया है सिविल सेवा के लिए। भीम सिंह भावेश को दिया गया सामाजिक कार्य बेसिकली पत्रकारिता के क्षेत्र में। हेमंत कुमार को दिया गया है चिकित्सा के लिए, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं ये। निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में सुजनी कढ़ाई के लिए। और विजय नित्यानंद सुरेश्वर को अन्य क्षेत्र में दिया गया था जो कि अध्यात्म क्षेत्र से संबंधित हैं। तो टोटल बिहार के 7 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है और आप लोग क्षेत्र के साथ याद करेंगे, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स का विमोचन किया है। आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा मनोज कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किया गया। संपूर्ण क्रांति की 50वीं वर्षगांठ।
संपूर्ण क्रांति 1974 ईस्वी में इस नारे का आह्वान किया गया था। तो 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था और जून 2025 में पटना में संपूर्ण क्रांति के आह्वान की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है। 113वां बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया। बिहार दिवस का थीम क्या था इस बार का? उन्नत बिहार विकसित बिहार इस बार के बिहार दिवस का थीम था। अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी को बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने? सचिन चतुर्वेदी। जनवरी 2025 में ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक सिक्का जारी किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनवरी 2025 में ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक सिक्का जारी किया। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 42वें राज्यपाल हैं और इनका शपथ ग्रहण हुआ था 2 जनवरी 2025 ईस्वी को। सौर वेदनम उत्सव 7-8 मार्च 2025 को पूर्वी चंपारण जिले में प्रथम सौर वेदनम उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन व युवाओं को रक्षा बल के प्रति जागरूक करना। इसका उद्घाटन बिहार के माननीय महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला है वाल्मीकि महोत्सव 2025। वाल्मीकि महोत्सव का आयोजन किया गया है पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में। बौद्ध महोत्सव 2025 बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है बोधगया में 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में। बौद्ध महोत्सव का पहला आयोजन 1998 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। प्रतिवर्ष बौद्ध महोत्सव का आयोजन बोधगया में किया जाता है। 6 देशों के कलाकार ने इस बार भाग लिया और इस बार की विशेषता है कि बौद्ध महोत्सव में पहली बार बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया। तो बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बौद्ध महोत्सव जो कि बोधगया में आयोजित हुआ 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में। मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में दिसंबर 2025 में किया गया। अब सवाल है कि मखाना बिहार का खाद्य पदार्थ है तो इसका बेंगलुरु में आयोजन क्यों किया गया है? तो मखाना को एक दक्षिण भारत की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उससे जोड़ने के लिए बेंगलुरु में इसका आयोजन मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है। उद्देश्य मखाना को दक्षिण भारतीय बाजारों में भी प्रस्तुत करना और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में अवस्थित है। स्टोन आर्ट को जीआई टैग। हाल ही में गया जी जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। गया जी जिले का निमचक बथानी प्रखंड का पत्थरकट्टी गांव मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है और वहीं जो स्टोन आर्ट पाया जाता है उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे गया जी जिले का निमचक बथानी प्रखंड। जनवरी 2025 में यूजीसी ने बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की है जो कि राजगीर में स्थित है। 29 मार्च 2025 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहाँ पर किया गया? तो बिहार की राजधानी पटना में। यह हो गया बिहार का करेंट अफेयर। इसके अलावा जो भी करेंट अफेयर दिए गए थे उसे पर मंथ जो बिहार करेंट अफेयर डिस्कस किया जाता है और जो नोट्स हमारे पेड बैच में दिया जाता है तो उन सभी को इसका नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है और इसका पीडीएफ भी 1-2 दिनों के अंतर्गत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर हमारे पेड ग्रुप से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। या पेड ग्रुप 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक टारगेटेड बैच की तरह है और इसके अंतर्गत करेंट अफेयर प्लस बिहार स्पेशल ये 2 सेक्शन को कंप्लीट किया जा रहा है। पेड ग्रुप में जुड़ने का फी पहले 500 रुपये था लेकिन अब उसमें कटौती करके 299 रुपया फी कर दिया गया है। ये दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पे अवेलेबल है। अगर आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 2 में से किसी भी एक नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोग पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग व्हाट्सएप पे दे दें और पेड ग्रुप टेलीग्राम पे बना हुआ है वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत सितंबर 2024 से एग्जामिनेशन होने तक प्रत्येक महीने का पीडी का शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रत्येक महीने का बिहार करेंट अफेयर का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है इसके तहत और इसका पीडीएफ भी इसी पेड ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा। विजन आईएएस मैगजीन का शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी तथा अन्य जो भी सेगमेंट हैं उन सब का नोट्स इसके तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ग्रुप में जुड़ने का फी रखा गया है 299। ठीक है, तो आप लोग इस इच्छुक हों तो आप ग्रुप से जुड़कर सारे जो कंटेंट है इसका पीडीएफ नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बिहार का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अब हम लोग आइए राष्ट्रीय करंट अफेयर। पहला है रोरो फेरी सेवा।
गोवा सरकार ने मंडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। गोवा सरकार के द्वारा मंडोवी नदी पर इसके तहत चोराओ द्वीप और रिबंदर के मध्य यात्रा को सुगम बनाने के लिए 2 फेरी सेवा चलाई जाएगी। एक का नाम है गंगोत्री और दूसरा का नाम है द्वारका। ठीक है, तो चेराओ द्वीप और रिबंदर इन दोनों को जोड़ेगा और गोवा सरकार के द्वारा पहली रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया किस नदी पर? मंडोवी नदी पर। किन 2 स्थलों को जोड़ेगा? चेराओ द्वीप और रिबंदर को जोड़ेगा और 2 फेरी सेवा का नाम रहेगा गंगोत्री एवं द्वारका। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है जिसने पशुधन एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश का वह पहला राज्य जिसने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया। क्या नाम है? महाराष्ट्र। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है, जो देश में पहली बार किसी राज्य के द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य के लिए जीनोमिक्स को प्राथमिकता देने का प्रयास है। तो भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? गुजरात के द्वारा। भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव, तो भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव याकटेन गांव है, जो कि सिक्किम के पाकेंग जिला में अवस्थित है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर है, जो कि मेघालय में अवस्थित है, और दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया है? तो दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। यह पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को AI जैसे उपकरणों के माध्यम से सुलभ बनाता है। राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता जुलाई 2025 में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली के PhD हाउस से राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसका विषय क्या था? भारतीय पाक कला विरासत का उदय, परंपरा एवं नवाचार का मिश्रण इसका थीम है, इसका विषय है। भारत में मातृ मृत्यु दर में गिरावट। अभी वर्तमान समय में मातृ मृत्यु दर 93 है और पूर्व में मातृ मृत्यु दर 103 था। अस्प्री योजना किससे संबंधित है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के द्वारा प्रारंभ किया गया है अस्प्री योजना। यह बेसिकली असंगठित कर्मचारियों, अनियमित जो कर्मचारी हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा अस्प्री योजना। विश्व बैंक के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे समतामूलक देश है। तब सवाल है अन्य 3 सबसे ज़्यादा समतामूलक देश कौन है? तो पहले नंबर पे स्लोवाक गणराज्य, दूसरे नंबर पे स्लोवेनिया और तीसरे नंबर पे बेलारूस है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे समतामूलक देश है। भारत का गिनी सूचकांक कितना है? 25.5 भारत का गिनी सूचकांक है। हाल ही में स्लाइस ने बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा एवं UPI ATM का उद्घाटन किया है। स्लाइस क्या है? तो स्लाइस एक फिनटेक कंपनी है और इसी स्लाइस नामक फिनटेक कंपनी के द्वारा बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा एवं UPI ATM का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय किया गया है? तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत कहां पर की गई? तो भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत इंदौर में किया गया है, इंदौर के सुदामा नगर वार्ड 82 में। ठीक है, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई में 48% की वृद्धि हुई है। पहले आप देखेंगे कि जो हमारा समुद्री तट 7,516 किलोमीटर के आसपास था, उसमें वृद्धि हुई है 48% और यह बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गया है। हाल ही में संसद और राज्य एवं यूटी की विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है? तो संसद और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन संसद की प्राक्कलन समिति की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थल पर राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया? तो माननीय राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया है। अगला है IBCA IPSA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसकी पहली बैठक हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें भूपेंद्र यादव को, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उनको अध्यक्ष चुना गया है। इसकी घोषणा 2024 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जो हमारा टाइगर परियोजना है उसके 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर
2024 में इसकी नींव रखी गई थी। नोडल एजेंसी क्या है इसका, NTCA, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में शुरू हुआ था और इसकी 50वीं वर्षगांठ 2024 में पूरी हुई और इसी के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसकी पहली बैठक हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें भूपेंद्र यादव जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री हैं उनको इसका अध्यक्ष चुना गया है। किस राज्य ने 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है। लद्दाख के लिए केंद्र सरकार की नई नीतियां। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए आरक्षण, अधिवास, भाषा एवं हिल काउंसिल की संरचना को लेकर नई नीति जारी की गई है। आरक्षण देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 85% आरक्षण, हिल काउंसिल चक्रीय आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की चर्चा है और भाषा के लिए देखा जाए तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी एवं पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। तो गृह मंत्रालय के द्वारा लद्दाख के लिए नई नीति की घोषणा की गई, जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 85% आरक्षण, चक्रीय आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण हिल काउंसिल के चुनाव में और भाषा में 5 को आधिकारिक भाषा वहाँ पर घोषित किया गया, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोटी एवं पुर्गी शामिल है। अगला है ध्रुव दस्तावेज। ध्रुव दस्तावेज किसके द्वारा जारी किया गया? तो ध्रुव दस्तावेज डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ध्रुव का पूरा नाम क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ध्रुव दस्तावेज। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो भारत ने अपनी पहली स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए नॉर्वे के साथ साझेदारी की है। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स तथा नॉर्वे की कोंग्सबर्ग के मध्य समझौता किया गया है और नॉर्वे के साथ भारत अपनी पहली स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा। हाल ही में किस राज्य ने मानव वन्यजीव संघर्ष को राज्य आपदा घोषित किया है? तो मानव वन्यजीव संघर्ष को राज्य आपदा किसके द्वारा घोषित किया गया है? केरल के द्वारा घोषित किया गया है। भारत का पहला परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट की शुरुआत कहां पर की गई? तो भारत का पहला परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। कंपनी का नाम क्या है? PHDC इंडिया लिमिटेड। सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला जिला बना है दीव, ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का यह एक जिला है दीव, ठीक है। स्थापित सौर ऊर्जा इसकी क्षमता है 11.88 मेगावाट। हाल ही में 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय ने विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण किया और ऐसा करने वाले भारत के सबसे युवा पर्वतारोही बने, ठीक है। तो 7 महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी कौन कौन है इसे हम लोग देख लेते हैं। एशिया में है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, दक्षिण अमेरिका एकांकागुआ, उत्तरी अमेरिका मैनकिनले या फिर डेनाली, अंटार्कटिका का माउंट विंसन और ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोसियुजको, ठीक है। तो विश्व के 7 महाद्वीप की 7 सबसे ऊंची चोटी का सफलतापूर्वक जो है पर्वतारोहण भारत के सबसे युवा विश्वनाथ कार्तिकेय जो कि 16 वर्ष के हैं इनके द्वारा किया गया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। डाक विभाग ने कोडाईकनाल सोलर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह वेधशाला भारत में सौर खगोल भौतिकी के अनुसंधान की जन्मस्थली मानी जाती है। तो यह सवाल इंपॉर्टेंट है, कोडाईकनाल सोलर वेधशाला आप लोग नाम याद रखेंगे, ठीक है। डाक विभाग के द्वारा कोडाईकनाल सोलर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया गया। असम में भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की AI न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया, ठीक है। यह AI न्यूज एंकर का नाम और राज्य का नाम महत्वपूर्ण है। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की AI न्यूज एंकर किस राज्य में लॉन्च किया गया? असम के द्वारा। नाम क्या है? अंकिता। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर ध्रुवीय भवन एवं सागर भवन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा गोवा में ध्रुवीय भवन एवं सागर भवन केंद्र का उद्घाटन किया गया, गोवा स्थित ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में।
उत्तर प्रदेश ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है, इंडियन रेलवे के सहयोग से। यह बेसिकली दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व और करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाला दूसरा ब्रिटिश विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, पहला ब्रिटिश विश्वविद्यालय है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यानी कि भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाला पहला ब्रिटिश विश्वविद्यालय साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, और भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाला दूसरा ब्रिटिश विश्वविद्यालय लिवरपूल विश्वविद्यालय। लेकिन यह जो लिवरपूल विश्वविद्यालय है वह दूसरा ब्रिटिश विश्वविद्यालय है, लेकिन ओवरऑल चौथा विदेशी विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसने बेंगलुरु में अपना कैंपस को स्थापित किया है। डिकिन विश्वविद्यालय भारत में परिसर खोलने वाला पहला विश्वविद्यालय है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ दूसरा ब्रिटिश विश्वविद्यालय बना है लिवरपूल विश्वविद्यालय, और ओवरऑल चौथा विदेशी विश्वविद्यालय बना है बेंगलुरु में, जिसने अपनी कैंपस को स्थापित किया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बना? तो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बना है, जिसकी क्षमता 500 किलोवाट है। ऑपरेशन शिव क्या है? अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित संचालित करने के लिए ऑपरेशन शिव को लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन को कब और कहां लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंडियन आर्मी भारतीय सेना के द्वारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुरा जिले के चेनानी में भारत के पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है। इसे आप लोग याद रखेंगे, जितेंद्र सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुरा जिले के चेनानी में भारत के पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने ग्रेटर नोएडा में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग के पुनर्गठन के दौरान टीवी सोमनाथन एवं मनोज गोविल को शामिल किया गया है परमाणु ऊर्जा आयोग में। टीवी सोमनाथन जो हैं वह मंत्रिमंडलीय सचिव हैं और मनोज गोविल जो हैं वह व्यय सचिव हैं। देश का पहला राज्य जिसने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच में शामिल किया गया है, तो देश का पहला राज्य जो कि नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच में शामिल हुआ उसका क्या नाम है? तेलंगाना। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक फसाई के द्वारा जारी किया गया है। 2024 का सूचकांक है। पहला स्थान केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर और बिहार का इसमें स्थान है 22। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहां पर शुरू की गई है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहां पर शुरू की गई? तिरुवनंतपुरम, केरल में। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। भारत का पहला सौर सीमा गांव, तो भारत का पहला सौर सीमा गांव बना है गुजरात का मसाली गांव। एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु यलहंका स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया। इसका विषय क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका थीम था, इसका विषय था। एरो इंडिया का आयोजन कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु यलहंका स्टेशन पर। राष्ट्रीय खत्म हो गया, अब आइए अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, हाल ही में इथोपिया ने अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम के निर्माण कार्य को पूर्ण घोषित किया है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। इथोपिया के द्वारा इसका कार्य पूर्ण किया गया है। यह नील नदी पर स्थित है। इसको लेकर विभिन्न देशों के बीच विवाद भी चल रहा है। भारत ने किस देश के साथ समुद्र के नीचे निगरानी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की है? तो भारत ने समुद्र के नीचे निगरानी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना रिसर्च वर्क शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने भारत और बांग्लादेश के लोगों के लिए एक नया नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो UAE के द्वारा। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2024 में की गई थी। इसका मुख्यालय संघाई में है। इसके सदस्यों की कुल संख्या है 11 का यहाँ पर नाम दिया गया है। हाल ही में इसका अल्जीरिया भी सदस्य बना है। ठीक है, क्वाड के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो क्वाड के विदेश मंत्री की बैठक वर्ष
2025 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में संपन्न हुआ है। तो याद रखेंगे, क्वाड के विदेश मंत्री की बैठक हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुई? तो वर्ष 2025 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में। 1 से 3 जून 2025 ईस्वी के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक बैठक एवं विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक बैठक एवं विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की इसका स्थापना 1945 में की गई थी क्यूबा हवाना में, और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण की है। एशियाई उत्पादकता संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? टोक्यो में, और इसकी स्थापना की गई थी 1961 ईस्वी में। भारत और ब्रिटेन ने 6 मई 2025 को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $60 बिलियन से दुगना करके $120 बिलियन तक करना। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ किया। इसके अलावा अमेरिका के साथ वार्ता चल रही है, ओमान के साथ, ये सब देशों के साथ वार्ता मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत की चल रही है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित अर्जेंटीना में दुनिया का सबसे विशाल तांबे का भंडार खोजा गया है। भूटान दुनिया का पहला देश बना है जिसने क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। दुनिया का पहला देश जिसने क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है, इसका क्या नाम है? भूटान। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगाया गया है? तो अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगाया गया। वहाँ पर एक्चुअली तालिबान का शासन है, और तालिबान के शासन में आप देखेंगे कि कई तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती है, उन्हीं में से एक पाबंदी यह भी शामिल है। हाल ही में अफानसे निकितन सी माउंट समुद्र के नीचे पहाड़ है, इसको लेकर किन दो देशों के बीच विवाद जारी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच इसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। यह मध्य हिंद महासागर में भारत के तट से लगभग 3000 किलोमीटर एवं श्रीलंका से 650 मील दूर स्थित है। 26 जून 2025 को जहाज़ों के सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अभिसमय आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। जहाज़ों के सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अभिसमय को लागू किया गया है। हांगकांग अभिसमय क्या है? तो यह IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत स्थापित एक वैश्विक संधि है। ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में प्रारंभ किया गया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कई सारे ऑपरेशन का नाम दिया गया था, तो मैं पूर्व में डिस्कस कर चुका हूँ प्रत्युत्तर दर्पण और परीक्षा मंथन मैगजीन में, इसीलिए यहाँ पर उसको हमने शामिल नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर उन्हीं टॉपिक को शामिल किया जा रहा है जो पूर्व में हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि एक ही पॉइंट को बार बार नोट्स में डिस्कस करने से आपका भी समय व्यतीत होगा और हमें लिखने में भी समय लगेगा। ठीक है, गाजा में युद्ध विराम हेतु महासभा में किस देश ने प्रस्ताव पेश किया है? तो गाजा में युद्ध विराम के लिए स्पेन के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव का जब वोटिंग का समय आया तो भारत अनुपस्थित रहा है। हाल ही में भारत को UN की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में वर्ष 2026-28 की अवधि के लिए चुना गया है। अंगोला ISA का 123वां सदस्य बना है अंगोला। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ISA का मतलब हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसका 123वां सदस्य देश कौन बना है? अंगोला। रायसीना डायलॉग 2025, इसकी शुरुआत, यह 10वां संस्करण इसका था, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस बार इसका आयोजन 2025 में 17 से 20 मार्च के बीच में हुआ है। इसका थीम क्या था? कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट इसका थीम था। चीफ गेस्ट न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग 2025 के चीफ गेस्ट थे। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश कौन बना है? आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश बना है बांग्लादेश। यह भारत के बाद दूसरा दक्षिण एशियाई देश है जो कि आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। हाल ही में भारत को सर्वसम्मति से UN के ISAR इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए 2025-27 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ठीक है, तो UN के ISAR, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इसके 2025-27 के कार्यकाल के लिए भारत को सर्वसम्मति से चुना गया।
हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ पर की गई है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में की गई है। रोमानिया एवं बुल्गारिया ईयू के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। अभी इसमें कुल 29 देश शामिल हैं। शेंगेन क्षेत्र क्या होता है? तो यूरोप का पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र होता है शेंगेन क्षेत्र। मिशन 300 पहल विश्व बैंक एवं अफ्रीकी विकास बैंक के द्वारा मिशन 300 पहल की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? तो उप सहारा अफ्रीका के 300 मिलियन लोगों तक बिजली को पहुंचाना 2030 ईस्वी तक। ठीक है, तो मिशन 2030 विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य 2030 तक उप सहारा अफ्रीका के 300 मिलियन लोगों तक बिजली को पहुंचाना है। हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की पहली आम सभा आयोजित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन IALA की पहली आम सभा का आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया। इसमें भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। और एक और इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत 2025 में IALA परिषद की बैठक की मेजबानी तथा सितंबर 2027 में मुंबई में IALA सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, IALA परिषद की बैठक 2025 में और इसकी IALA सम्मेलन की मेजबानी जो होगा सितंबर 2027 में मुंबई में भारत करेगा। ठीक है, ऑपरेशन स्काई शील्ड ईयू के द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नेपाल में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कोलकाता में। हाल ही में बल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ठीक है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया? बल्ड ईगल को। हाल ही में ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक समझौता CPTPP का 12वां सदस्य बना है। ब्रिटेन इस समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है। भारत नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग जो है इसका मुख्यालय वियना में है और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। 17वां ब्रिक्स समिट 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ब्राजील रियो डी जेनेरिया में। ठीक है, इसका थीम क्या था? समावेशी एवं टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना। वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य देश हैं। GDP में हिस्सेदारी है 39%। ठीक है, तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील रियो डी जेनेरिया में। 18वें ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया है 2026 ईस्वी में भारत में। अगला है नाटो समिट 2025। नाटो समिट 2025 इसका आयोजन नीदरलैंड द हेग में किया गया है। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने 2035 तक अपने वार्षिक रक्षा और सुरक्षा खर्च को 5% GDP तक बढ़ाने का समझौता किया है। तो नाटो समिट 2025 का आयोजन किया गया है नीदरलैंड द हेग में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? फ्रांस के नीस में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 केन्या नैरोबी में इसका आयोजन किया गया है। अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाला यह पहला सम्मेलन है। 51वां G7 सम्मेलन अल्बर्टा प्रांत कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानिस्किस स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां पूर्ण अधिवेशन कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है USA वाशिंगटन DC में। बिम्स्टेक समिट 2025 बिम्स्टेक समिट यह 6ठा बिम्स्टेक सम्मेलन है जिसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया। इसका थीम था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एवं खुला। अगला जो बिम्स्टेक सम्मेलन होगा 7वां बिम्स्टेक सम्मेलन, उसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। पेरिस AI शिखर सम्मेलन पेरिस AI शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है पेरिस में। भारत एवं फ्रांस के द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की गई। इसका थीम क्या था? लोगों एवं ग्रह के लिए समावेशी एवं टिकाऊ AI। पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025 का थीम था। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया 7 से 11 फरवरी 2025 ईस्वी के बीच में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 ओमान मस्कट में। थीम क्या है? समुद्री साझेदार के नवीन क्षितिज की यात्रा। अरब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मिस्र काहिरा में। COP 29 इसका आयोजन 2024 में हुआ है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो COP 29 का आयोजन अजरबैजान बाकू में किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्तार उल्गू बाबाएब के द्वारा किया गया। इसका थीम क्या था? सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। तो यह था इंटरनेशनल समिट। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी में अधिकांश सेक्शन जो है पूर्व में डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, हाल ही में DFCC बैंक
एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर बॉन्ड लिस्ट कराने वाला पहला विदेशी संस्थान बना है। डीएफसीसी बैंक आप लोग याद रखेंगे। 34 वर्ष के बाद जर्मनी जापान को पीछा छोड़ते हुए सबसे बड़ा ऋणदाता देश बना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन है? जर्मनी। 3 डिफेंस पीएससी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, जिनमें एमआईएल, एवीएनएल और आईओएल शामिल है। आईओएल का मतलब इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, एवीएनएल का मतलब आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और एमआईएल का मतलब म्यूनियंस इंडिया लिमिटेड। इन तीनों को मिनी रत्न का दर्जा हाल ही में प्रदान किया गया है। भारत ने वित्त वर्ष 24-25 में कोयला उत्पादन 1 अरब टन को पार कर गया है और कोयला उत्पादन 24-25 में 1047.57 मीट्रिक टन हुआ है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 997.83 यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50 मीट्रिक टन अधिक है। केंद्र सरकार ने आईआरसीटीसी एवं आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। यह 25वां 26वां नवरत्न है। 3 से 5 अप्रैल के मध्य नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में 3 से 5 अप्रैल 2025 के बीच में। वित्त वर्ष 24-25 में सर्वाधिक कर हिस्सेदारी वाला राज्य कौन है? पहले नंबर पे है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे है यूपी। डिजिटल लेन देन में भी यूपी पूरे देश भर में पहले नंबर पे है। ठीक है, हाल ही में भारत आधिकारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाला खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। पहले नंबर पे है केन्या, दूसरे नंबर पे बन गया है भारत। भारत ने श्रीलंका को पीछा छोड़ा है। ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर पे था पहले श्रीलंका, तो श्रीलंका को रिप्लेस करके भारत आ गया है और 2024 में इसने 255 मिलियन केजी निर्यात किया है चाय का। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ आहारों की सूची में साबुत अनाज को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आहार घोषित किया है। आईसीएमआर ने चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है। तो देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक आईसीएमआर के द्वारा चेन्नई में स्थापित किया गया है। शक्ति सैट मिशन बेसिकली एक स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है और उस स्टार्टअप का नाम है स्पेस किड्स इंडिया। ठीक है, इसके तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर 108 देशों की 12,000 बालिकाओं को इसके तहत प्रशिक्षित किया जाएगा शक्ति सैट मिशन के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वार्षिकी मैगजीन है परीक्षा मंथन मैगजीन, उसके अंतर्गत हमने बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी इन सबको डिस्कस कर दिया है। इसका जो पीडीएफ है वह हमारे पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए 8375934036 या 9870564701 पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो परीक्षा मंथन का कंटेंट बचा है वह विभिन्न मैगजीन में कहीं ना कहीं आप सभी को प्रोवाइड किया गया है। हमने सारे अच्छे तरीके से देख लिया है। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो उससे हमारे पेड बैच में ही जोड़ दिया जाएगा और यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करने की संभावना कम है। हमारी अगली वीडियो जो आएगी वह प्रतियोगिता दर्पण सितंबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स डिस्कशन होगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPSS सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।